नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा के समय सारणी में अंशतः बदलाव किया गया है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा कुछ तकनीकी कारणों के चलते आगे ढकेली गई है। इस आशय की जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष शरद गोसावी द्वारा दी गई। ऐसे में 5 व 7 मार्च को होने वाली प्रश्न पत्रों की परीक्षा आगामी 5 व 7 अप्रैल को होगी। इसके अलावा बाकी विषयों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा के नियोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही कक्षा 12वीं की परीक्षा भी तय समय के अनुसार और तय टाइम टेबल के अनुसार ही होगी। बता दें कि संगमनेर के निकट चंदनापुरी घाट में हुई सड़क दुर्घटना में प्रश्न पत्रिका ले जाने वाला वाहन आग में बुरी तरह जलकर खाक हो गया। इस वाहन में लदे हिंदी व मराठी विषय की प्रश्न पत्रिकाएं पूरी तरह जल गई। ऐसे में एन परीक्षा के मुहाने पर यह हादसा होने के चलते बोर्ड द्वारा इन दोनों विषयों की परीक्षा को 1 माह के लिए आगे स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा मंगलवार 15 मार्च 2022 से और कक्षा 12वीं की परीक्षा शुक्रवार 4 मार्च 2022 से शुरू होने जा रही है। इसके तहत कक्षा 12वीं की 5 मार्च व 7 मार्च को होने वाली परीक्षा आगामी 5 व 7 अप्रैल को होगी। विगत 9 फरवरी को मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने को लेकर धारा 307 के तहत नामजद किए गए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा आज करीब 15 दिन बाद देश की राजधानी नई दिल्ली से वापस अमरावती लौटे। विधायक रवि राणा आज सुबह हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली से नागपुर हेतु रवाना हुए और नागपुर से सड़क मार्ग के जरिए दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास उनका अमरावती आगमन हुआ। यहाँ पर इरविन चौराहे पर पहुंचते ही विधायक रवि राणा का युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जल्लोषपूर्ण ढंग से स्वागत किया गया और ढोल ताशे के बीच विधायक राणा की अगवानी करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। पश्चात विधायक रवि राणा ने इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वे यहां से किसी चुनावी रैली की तरह पदयात्रा करते हुए मालवीय चौक होकर जयस्तंभ चौक परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण किया। गांधी पुतले तक निषेध व शांति मार्च पूरा करने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए विधायक रवि राणा ने जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अवमान करने और झूठे मामले में बेकसूर लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। मैं सगळ्यांना या ठिकाणी विनंती करते हैं कि आपल्याला कायदा सुव्यवस्था ठेवायचं नाहीये आणि ज्या पद्धतीनं माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल करून मी दिल्लीमध्ये असताना मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्या प्रेशरमध्ये अमरावतीच्या सीपीने जो माझ्यावर गुन्हा दाखल केला आणि जो खोटा गुन्हा कुठल्या गुन्ह्याची कंप्लेंट दिली, जो महानगरपालिकेचा आष्टीकर जो कमिशनर आहे त्यांनी घटना झाली 12 वाजता, त्यावेळेस मी दिल्लीला होतो आणि त्यांनी गुन्हा दाखल केला रात्री 11 वाजता। त्या सगळ्या आष्टीकरचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याबद्दल त्याचा आम्ही निषेध करत आहे। जयस्तंभ चौक पर गांधी पुतले के सामने धरना प्रदर्शन करने के बाद जब विधायक रवि राणा अपने उपस्थित समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तब अचानक ही उन्हें चक्कर आ गया और उनकी गर्दन एक ओर लुढ़कने के साथ ही उन्हें तेज पसीना छूटने लगा। यह देखते ही वहां उपस्थित पदाधिकारी ने तुरंत आगे लपक कर विधायक रवि राणा को थाम लिया, जिसकी वजह से विधायक रवि राणा नीचे गिरने से बच गए। पश्चात विधायक रवि राणा को यहाँ से कार में बिठाकर आगे रवाना किया गया और इस निषेध मार्च को यहीं पर समाप्त किया गया। जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाले बिलोरा विमानतल के विकास व विस्तार हेतु राज्य सरकार के आगामी बजट में 148 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जाएगा। संशोधित खर्च का प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण ने सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए राज्य के वित्त व नियोजन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, राज्य के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती तथा विमानतल प्राधिकरण के व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर के बीच गतरोज हुई बैठक में इस खर्च को मान्यता भी दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद शरद पवार आगामी 9 व 10 अप्रैल को 2 दिनों के लिए अमरावती जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी की संगठनात्मक मजबूती की समीक्षा करेंगे। साथ ही 10 अप्रैल को डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख के जयंती समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। पार्टी सुप्रीमो के अप्रैल माह में होने वाले 2 दिवसीय दौरे को ध्यान में रखते हुए पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अभी से इसे लेकर अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं।
भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा आज राजकमल चौक पर तीव्र निषेध प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने वाले नवाब मलिक के अंतर्राष्ट्रीय माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध और आर्थिक तार जुड़े हुए हैं। यह बात ईडी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान साबित हो जाने के बाद ईडी द्वारा नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चाहिए कि वे नवाब मलिक जैसे भ्रष्ट व देशद्रोही व्यक्ति को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाले। मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवले, त्याच्या बहिणीला आणि त्याला पैसे दिले, अशा देशद्रोही व्यक्तीचा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे जर बचाव करत असतील तर या देशाचं रक्षण भगवानच जाणे कोण करणार आहे। जर हे राजीनामा देणार नसेल नवाब मलिक आणि उद्धव ठाकरे त्यांना बरखास्त करणार नसतील तर खरोखर उद्धव ठाकरेंना बरखास्त करून या महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती शासन लावण्याची महाराष्ट्रातील जनता मागणी करते आहे। त्यासाठी आम्ही आंदोलन करतो। उद्धव ठाकरेंनी नवाब मलिकाला मंत्रिमंडळातून लाथ मारून हाकललं पाहिजे किंवा नवाब मलिकाचा राजीनामा आम्ही घेणार आहोत। कारण देशद्रोही असणाऱ्याला माफी नाही। दाऊद इब्राहिम, हसीना पारकर, इक्बाल कासकर यांच्या जमिनी घेणाऱ्याला माफी नाही। कोर्टाने 10 दिवसाचा रिमांड दिलेला आहे, एवढंच पुरेसं आहे। म्हणून या देशद्रोही माणसाला मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली पाहिजे। आणि मग जर इतका पाक साफ वाटत असेल नवाब मलिक तर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि त्याला मुख्यमंत्री करावं। एवढं बेशर्मीची हद झाली। शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये, टिळक आगरकर सावरकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये आता देशद्रोह्यांचा राजीनामा मागायचा नाही आणि पोलीस आम्हाला दडपशाही करेल। याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतोय। आणि जर एवढंच पाक साफ वाटत असेल तर त्याला मुख्यमंत्री करा, जेलमधून राज्य चालव, नाहीतरी घरातून राज्य चालतंच आहे। आणि म्हणून आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। तातडीनं राजीनामा त्याचा मागितला पाहिजे आणि त्याला बरखास्त केलं पाहिजे। आगामी 8 मार्च को मनपा के मौजूदा पदाधिकारियों और पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मनपा के आम चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि मनपा के मौजूदा पदाधिकारियों व पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने में अंतिम 12 दिन शेष बचे हैं और अब उनके कार्यकाल का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मनपा के अधिकांश पार्षदों ने अपने अपने प्रभागों में विकास कामों के लोकार्पण व भूमि पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने का सिलसिला तेज कर दिया है। इस समय सभी नगर सेवक वार्ड विकास और स्वेच्छा निधि को लेकर उपायुक्त व आयुक्त कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, ताकि कार्यकाल खत्म होने से पहले वे विभिन्न योजनाओं के तहत अपनी विकास निधि का उपयोग कर सकें। चिखलदरा को छोड़कर जिले की 9 नगर परिषदों के सार्वजनिक चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं, जिसके तहत आगामी 28 फरवरी तक नगर परिषद क्षेत्रों की प्रारूप प्रभाग रचना तथा अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या को लेकर जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पालिका प्रशासनों से मंगाई गई है। इससे संबंधित आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा गत रोज ही संबंधित नगर परिषदों के मुख्याधिकारियों के नाम जारी आदेश में दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई समय सारणी के अनुसार इसकी पूरी जानकारी का ब्यौरा आगामी 2 मार्च तक आयोग के मुंबई स्थित कार्यालय में पहुंचाना जरूरी है। ऐसे में जिलाधीश कार्यालय के नगर पालिका प्रशासन विभाग द्वारा यह आदेश पालिका मुख्याधिकारियों तक पहुंचाते हुए उनसे 28 फरवरी तक पूरी जानकारी जिलाधीश कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। पन्नालाल बगीचा प्रभाग में आज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों 29,20,000 रुपए की निधि से किए जाने वाले विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि पन्नालाल बगीचा प्रभाग का सर्वांगीण विकास किया जाएगा और विकास कामों के लिए निधि की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। हाल ही में तिवसा नगर पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 17 सदस्यीय नगर पंचायत में 12 सीटों पर चुनाव जीता और योगेश वानखड़े अध्यक्ष तथा प्रिया विघ्ने उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। इन दोनों पदाधिकारियों ने गत रोज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की प्रमुख उपस्थिति में अपना पदभार स्वीकार किया। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस आशय का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर कल शुक्रवार 25 फरवरी को कांग्रेस पार्टी द्वारा सुबह 11 बजे समूचे राज्य में जिला निहाय आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन के तहत महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी घटक दलों के नेता व पदाधिकारी जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा ले जाएंगे और जिलाधीश कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की दबावपूर्ण नीतियों का निषेध करेंगे। कोविड की महामारी के दौरान जिन छात्र छात्राओं के माता या पिता या फिर दोनों अभिभावकों का निधन हो गया, उन्हें पदवी व पदव्युत्तर पदवी की शिक्षा पूर्ण होने तक पूरा शुल्क माफ करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, जिसके बाद राज्य के सभी विद्यापीठों ने भी अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के नाम शुल्क माफी को लेकर फरमान जारी किया था। लेकिन हकीकत यह है कि अब जारी वर्ष का शैक्षणिक सत्र खत्म होने में है और विद्यापीठ से संलग्नित महाविद्यालयों द्वारा अब तक लाभार्थी छात्र छात्राओं को शुल्क में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। सरकार की घोषणा पर विश्वास रखते हुए शुल्क नहीं भरने
जाने वाले ऐसे छात्र छात्राओं को अब शुल्क के अभाव में परीक्षा देने से भी रोका जा रहा है। कोविड की महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की सहायता हेतु राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग ने 28 जून 2021 को राज्य के सभी विद्यापीठों के कुलगुरुओं की बैठक ली थी, जिसमें ऐसे विद्यार्थियों को पदवी व पदव्युत्तर शिक्षा पूर्ण होने तक पूरा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया। पश्चात शिक्षा उप संचालक धनराज माने द्वारा जुलाई 2021 को सभी अकृषक विद्यापीठों के कुलगुरुओं के नाम पत्र लिखकर इस बारे में सूचना दी गई, जिसके आधार पर विद्यापीठों द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों तथा विद्यापीठीय विभागों में सभी पाठ्यक्रमों हेतु लिए जाने वाले सभी तरह के शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महाविद्यालयों द्वारा इस आदेश को कचरे की टोकरी दिखा दी गई है और अब तक कोविड की महामारी के दौरान अनाथ हुए किसी भी छात्र छात्रा का कोई शुल्क माफ नहीं हुआ है। पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की प्रमुख मांग सहित 29 मांगों को लेकर गत रोज राज्य के सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों के मध्यवर्ती संगठन द्वारा 2 दिवसीय काम बंद आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी शामिल हुए, जिनमें सरकारी अस्पतालों व दवाखानों के स्वास्थ्य कर्मियों का भी समावेश रहा। ऐसे में इस काम बंद आंदोलन की वजह से सरकारी अस्पतालों में रुग्ण सेवा का काम काफी हद तक प्रभावित रहा। इसके तहत ओपीडी ठप रहने के साथ साथ कई शल्य क्रियाओं को भी आगे ढकेलना पड़ा। राहत वाली बात यह भी रही कि बुधवार की शाम तक इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया था, क्योंकि सरकार द्वारा सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की तैयारी दर्शाई गई। बडनेरा नई बस्ती में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित चौक का नामकरण श्री संत गजानन महाराज चौक किया गया। इस नामकरण समारोह का उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे के हाथों हुआ। इस समय बडनेरा क्षेत्र के भाजपा पार्षद व पदाधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गत रोज संत गजानन महाराज के प्रकट दिवस अवसर पर रेवसा रोड पर पोटे पाटिल रोड स्थित गजानन टाउनशिप के गजानन धाम तथा बडनेरा रोड स्थित साईनगर के श्री संत गजानन महाराज मंदिर में पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने पहुंचकर संत गजानन महाराज की प्रतिमा का दर्शन किया। साथ ही पूरे भक्तिभाव के साथ श्री के चरणों में वे नतमस्तक हुए। इस अवसर पर भाजपा के अनेकों पदाधिकारी व पोटे पाटिल मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित थे। गत रोज श्री संत गजानन महाराज का प्रकट दिवस रहने के चलते शहर सहित जिले में स्थित सभी गजानन मंदिरों में गजानन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भाविकों ने श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए संत गजानन महाराज की पालकी व शोभा यात्रा का भी आयोजन किया। वहीं आज गुरुवार रहने के चलते दूसरे दिन भी गजानन मंदिरों में गजानन भक्तों के भाविकों का अच्छा खासा जमावड़ा दिखाई दिया। प्रत्येक गुरुवार को गजानन मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ही रहती है, किंतु चूंकि कल ही संत गजानन महाराज का प्राकट्य दिवस था, अतः अन्य गुरुवारों की तुलना में आज गजानन मंदिरों में भीड़ का पैमाना कुछ और भी अधिक रहा। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 4 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं एक संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 31 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 33 मरीजों का समावेश है, जिसमें से 14 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 39 और ग्रामीण क्षेत्र में 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही आज 15 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 497 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 0.80% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.41% के स्तर पर है। आज समूचे संभाग में कुल 27 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 7, यवतमाल के 8, बुल्डाना के 7 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश है। साथ ही राहत वाली बात यह भी है कि आज संभाग में 73 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 6, यवतमाल के 17, बुल्डाना के 21 व वाशिम के 14 व्यक्तियों का समावेश रहा। नांदगांवपेट स्थित दत्तात्रेय पुरुषोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय विभाग द्वारा वैराग्य मूर्ति संत गाड़गे बाबा की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गाड़गे बाबा की दशसूत्री का अनुसरण कर महाविद्यालय से सटी झुग्गी परिसर में जरूरतमंदों को कपड़ों का वितरण किया गया। विगत दिनों कर्नाटक राज्य के शिमोगा में हर्ष नामक बजरंग दल कार्यकर्ता की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, अतः हर्ष के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस आशय की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद की धारणी प्रखंड समिति द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन धारणी के तहसीलदार को सौंपा गया। प्रभाग क्रमांक 28 जयवर नगर के दस्तूरनगर परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजना के लाभार्थियों का तत्काल सर्वे किया जाए और उन्हें घरकुल प्रदान किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ती पार्टी ने आज निगमायुक्त आष्टीकर को ज्ञापन सौंपा। जयवर नगर प्रभागातल्या आपल्या बऱ्याच महिला इथे जमलेल्या आहे आणि विषय फक्त आहे PR कार्डचा। PR कार्ड नसल्यामुळे त्यांच्याकडे घरकुल योजनांचा लाभ त्यांना घेता नाही आलेला आहे। त्याकरिता प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे आम्ही सगळ्या महिला इथे संघटित होऊन आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि आयुक्त साहेबांशी चर्चा झाल्यानंतर आयुक्त साहेबांनी लगेच आपल्याला त्याचा होकार दिला आणि सोमवारपासून याचा सर्वे सुरू होणार आहे। त्याबद्दल आयुक्तांचे मी प्रहार जनशक्ती पक्ष पूर्ण महिला आघाडी आणि सर्वांतर्फे मी आभार मानते। इसके साथ ही प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रहार सुरक्षा रक्षक संगठन द्वारा आज कामगार आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि सुरक्षा रक्षकों की कई मांगे विगत लंबे समय से प्रलंबित हैं और अब तक उन्हें किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया, अतः उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद और गिरफ्तार 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज स्थानीय जिला व सत्र अदालत में सुनवाई का काम पूरा हो गया और अदालत द्वारा इस मामले में आगामी 28 फरवरी को अपना फैसला सुनाना तय किया गया है। सुनवाई पूरी होने के साथ ही अदालत द्वारा आज इस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और फैसला सुनाने हेतु अगली तारीख 28 फरवरी तय की गई। इसके साथ ही इसी मामले में नामजद व फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने वाले अजय मौर्य की जमानत याचिका को भी अदालत द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया है और इस याचिका पर आगामी 28 फरवरी को ही सुनवाई की जाएगी। अजय मौर्य द्वारा अग्रिम जमानत मिलने हेतु अदालत के समक्ष अपने वकीलों के जरिए आवेदन किया गया है। गत रोज परतवाड़ा से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर अंजनगांव मार्ग स्थित येनीपांडरी गांव के खेत में स्थित कच्चे मकान में एक महिला व एक पुरुष की रक्तरंजित लाशें बरामद हुई थी, जिनकी शिनाख्त परतवाड़ा के कांडली परिसर में रहने वाले सुधीर बोबड़े सहित उसी परिसर में रहने वाली 48 वर्षीय महिला के तौर पर हुई थी। इस मामले की प्राथमिक जाँच में पुलिस ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि संभवतः इन दोनों विवाहित महिला पुरुष का विवाह बाह्य प्रेम संबंध था और इसके चलते उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हुए एक दूसरे को रक्तरंजित करते हुए अपनी जान दी। लेकिन इसके साथ ही पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानने के साथ साथ हत्या के मामले के तौर पर भी देख रही है। इसके तहत दोनों मृतकों के मोबाइल के CDR डिटेल को खंगाला जा रहा है और कांडली परिसर से येनीपांडरी परिसर के बीच जगह जगह पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वाकई ये दोनों अपनी दुपहिया वाहन पर सवार होकर ही इस खेत परिसर तक पहुंचे थे और उनके आगे पीछे कोई अन्य व्यक्ति उस परिसर तक नहीं गया था। पुलिस को संदेह है कि संभवतः इन दोनों के विवाह बाह्य प्रेम संबंधों की जानकारी उनके परिजनों को थी और शायद किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा इन दोनों को येनीपांडरी स्थित खेत के उस कमरे में ले जाकर मौत के घाट उतारा गया हो। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर में शुरू रहने वाले जुआ अड्डे की गुप्त सूचना के आधार पर जुआ अड्डे की जानकारी मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापामार कार्रवाई की और जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए मधुसूदन कॉलोनी के सुधीर गायकवाड़ को 59,000 रुपए, प्रभात कॉलोनी की वैष्णवी महल्ले को 29,000 रुपए, साई नगर के मंगेश मार्कंड को 12,000 रुपए, ऐसे कुल 1,09,037 रुपए वापस दिलाने में साइबर सेल पुलिस को सफलता मिली है। अपनी रकम वापस मिलने की खुशी में तीनों शिकायतकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह व साइबर पुलिस कर्मचारियों का पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार जताया। अकोला जिले के एक युवा अभियंता ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को येवदा के थानेदार व सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल बच्छाव अपने साथ भगा ले गए हैं। इस बारे में नवंबर 2021 में शिकायत दी गई थी। पश्चात 18 फरवरी को अमरावती जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बच्छाव से पूरे परिवार को खतरा रहने का आरोप भी अभियंता द्वारा लगाया गया। ऐसे में सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल बच्छाव को तत्काल ही नियंत्रण कक्ष से अटैच किया गया है और मामले की जाँच दरियापुर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी को सौंपने के आदेश पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा दिए गए हैं। 10 लाख रुपए की फिरौती पाने के लिए 17 साल के नाबालिग बच्चे का गला काटकर उसकी हत्या किए जाने की घटना गोंदिया जिला अंतर्गत आमगांव पुलिस थाना क्षेत्र के बोदा खेत परिसर में गत रोज उजागर हुई। मृतक बच्चे की शिनाख्त चेतन नरेश खोबरागढ़े के तौर पर हुई है, जिसे पहले किडनैप किया गया, बाद में उसे मौत के घाट उतारते हुए उसकी लाश को घास के ढेर में छिपा दिया गया। पुलिस के श्वान पथक ने इस लाश को खोजने में शिकायत की, साथ ही फिरौती मांगने वाले मध्य प्रदेश के दुर्गा प्रसाद हरिणखेड़े नामक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। यवतमाल दारवा मार्ग पर लालखेड़ फाटे के पास तेज गति से जा रही कार के चालक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण यह कार एक पेड़ से जा भिड़ी और बुरी तरह चकनाचूर हो गई। इस हादसे में निशांत नेमाड़े व अनुराग भगत नामक 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिंकी निमकर तथा रजत लड्ढा नामक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यवतमाल के अवधूतवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के पुष्पकुंज सोसाइटी में दादा दादी के साथ एक पोता निचले माले पर सो रहा था। वहीं ऊपर के माले में सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक मोटवानी के बेटे व बहू सो रहे थे। ऐसे में चोरों ने बेफिक्र होकर घर की खिड़की तोड़ते हुए घर के भीतर प्रवेश किया और घर में सो रहे तीनों को अलग अलग कैमरे में कैद करते हुए बड़े आराम से 2 अलमारी खोलकर करीब 5,50,000 रुपए का माल चुरा लिया, जिसमें 1,50,000 रुपए की नगद राशि भी शामिल है। शिकायत मिलने के बाद अवधूतवाड़ी पुलिस थाने द्वारा मामले की जाँच शुरू की गई। इसी परिसर में 8 दिन पूर्व चोरों ने 4 दुकानों में भी चोरी की थी। अंजनगांव आकोट महामार्ग पर ट्रक व ट्रैवल्स के बीच हुई भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 4 लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। पता चला है कि आज दोपहर एक ट्रैवल्स बस अमरावती से अकोला की ओर जा रही थी, तभी अंजनगांव आकोट मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक ने इस बस को जबरदस्त टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रैवल्स बस के सामने का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया, जिससे बस का भारी नुकसान हुआ है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।